बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक निज़ामी। आई होप कि आप तमाम ठीक होंगे। बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, और इसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर का भी नाम देते हैं। इन 1900 मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो लाइट होती है, आप जानते हैं कि लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम देते हैं। मैक्स प्लांक के मुताबिक लाइट के अंदर डुअल करैक्टर पाया जाता है, इसमें दोहरा करैक्टर पाया जाता है। लाइट में पार्टिकल का करैक्टर भी मौजूद होता है और साथ साथ उसमें वेव का करैक्टर भी मौजूद होता है। वेव की प्रॉपर्टी भी आप जानते हैं रिफ्रैक्शन और बेंडिंग होती है। अगर आप लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हो तो उसके नतीजे में वाइट लाइट के अंदर जितनी भी डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं वो बेंडिंग और रिफ्रैक्शन शो करती हैं, जो कि वेव का करैक्टर होता है। और पार्टिकल में आप जानते हैं कि जब भी आप रेडिएशन को किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास करते हैं तो वो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो ड्रॉ करती है, शैडो बना लेती है, जो कि पार्टिकल नेचर में आती है। इस आइडिया को 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने मैटर पार्टिकल के लिए बेटा एक्सटेंड किया। डी ब्रोगली के मुताबिक जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, जब ये पार्टिकल मोशन में हो, हरकत में हो, तो इनके अंदर भी डुअल करैक्टर मौजूद होता है। और उस डुअल करैक्टर में इन पार्टिकल के अंदर वेव का करैक्टर होगा और इनके अंदर पार्टिकल का करैक्टर मौजूद होगा। लेकिन डी ब्रोगली इस नतीजे पे कैसे पहुंचा था, इसके लिए हम थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। बेटा, पहले ये जाना जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर वेव का करैक्टर मौजूद होता है। लेकिन आगे जाके मैक्स प्लांक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये डिस्क्राइब किया कि लाइट के अंदर वेव के करैक्टर के साथ साथ पार्टिकल का करैक्टर भी मौजूद होता है, और जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट करती है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए डी ब्रोगली ने मैटर पार्टिकल्स के लिए डिस्क्राइब किया कि मैटर पार्टिकल जब मोशन में होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, तो हरकत करते हुए इन पार्टिकल्स में वेव्स मौजूद होती हैं, और उन वेव्स की वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए उसने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिराइव किया, जो कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv होता है। लैम्डा इस केस में बेटा पार्टिकल की वेवलेंथ है, जबकि h प्लांक्स कांस्टेंट है और mv उस पार्टिकल का मोमेंटम होता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। एक्चुअली इस इक्वेशन को बनाने का जो मकसद था, डी ब्रोगली के मुताबिक, अगर हम इस आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन को देखें तो E से मुराद एनर्जी और M से मुराद बेटा मास है। जो हमारी यूनिवर्स है ये बेसिकली दो फंडामेंटल चीज़ों से मिलकर बनी है। एक को हम एनर्जी और दूसरे को बेटा मास का नाम देते हैं। एनर्जी हमें वेव की शक्ल में नज़र आती है, यानी एनर्जी में वेव का करैक्टर होता है, और मास के अंदर पार्टिकल का करैक्टर मौजूद होता है। क्योंकि एनर्जी मास एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो लिहाजा
एनर्जी में वेव के करैक्टर के साथ पार्टिकल का करैक्टर होगा और मास में पार्टिकल के करैक्टर के साथ वेव का करैक्टर मौजूद होगा। अगर मास वेव का करैक्टर शो करता है तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी? इन चीजों को सामने रखते हुए डी ब्रॉगली ने मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ को डिटरमिन करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिराइव किया था और इस रिलेशनशिप की मदद से जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं जब वो अंडर मोशन होते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट करती है और उस वेव की वेव लेंथ क्या होगी उसके लिए उसने ये मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया। और इस मैथमेटिकल फार्मूले को डिराइव करने के लिए उसने दो इक्वेशंस का इस्तेमाल किया। एक बेटा प्लांस इक्वेशन है जो कि आप जानते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू। E क्या बेटा? एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, इन केस ऑफ लाइट हम एनर्जी ऑफ फोटॉन बोलेंगे, और V क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन होगा। जब पार्टिकल की बात करेंगे, मैटर पार्टिकल की, तो E एनर्जी ऑफ पार्टिकल और V क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल। और दूसरी जो इक्वेशन है वो आइंस्टाइन इक्वेशन है जो कि मास एनर्जी रिलेशनशिप को शो करती है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप जानते हैं m मास को शो करता है और जो E है ये एनर्जी को शो करता है, जबकि C बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। और जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपैरिजन करते हैं, हम इसको इक्वेट करते हैं, तो h म्यू किसके बराबर होगा? एम सी स्क्वायर के। हम जानते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये c ओवर लैम्डा के बराबर होती है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास एच सी ओवर लैम्डा विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा। एक C को कैंसिल कर देगा और फाइनली इसको रीअरेंज करने पर लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। अगर यहाँ हम C को पुट करते हैं, C को प्लेस करते हैं इस इक्वेशन में जो कि C मौजूद है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे फॉर लाइट। और अगर आप लाइट की वेवलेंथ के बजाय आप पार्टिकल की वेवलेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम इस C को रिप्लेस कर देंगे विद V। और इसके लिए जब हम C को V के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम पार्टिकल की वेवलेंथ को डिराइव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन हासिल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। और इस इक्वेशन को हम पार्टिकल की वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लैम्डा will be inversely proportional to the momentum of that particle। अब अगर यही इक्वेशन हम यूज करते हैं किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। अगर आपको याद हो, नील बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल किया था और उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? 2.188 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। क्योंकि आप इसमें ये समझ के आ रहे हैं
कि कोई भी मैटर पार्टिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल्स हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट करती है और उसकी वेवलेंथ को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। हम इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं, आपको पता है h क्या होता है, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर -34 जूल सेकेंड, और m क्या बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में, ये हमें दी जा रही है 2.188 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। जब ये वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आती है वो 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर -9 मीटर के बराबर होती है। और हम जानते हैं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 टू रेज पावर -9 मीटर। तो ये mm नहीं है बेटा, ये nm है, यानी नैनोमीटर है। तो आपके पास वेवलेंथ कितनी आएगी, 0.33 नैनोमीटर। तो ये उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। और आज जब हम एक्सरेज डिफ्रैक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, उसकी वेवलेंथ हमें इस वैल्यू के बहुत करीब करीब मिलती है। तो इससे प्रूफ क्या मिला कि जो काम डी ब्रोगली ने किया था थ्योरेटिकली, वो एक्सपेरिमेंटल वर्क के बहुत करीब करीब है, जो कि समवट एक्यूरेसी को शो करता है। अब अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, हम सपोज कर लेते हैं कि जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इन फर्स्ट ऑर्बिट, अगर उसी वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो, तो इस मूविंग पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। आप जानते हैं कि फार्मूला जो अभी आपने देखा वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। हमारी वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम होगी, जो इलेक्ट्रॉन के लिए थी वही किसके लिए बेटा, प्रोटॉन के लिए है। और h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी वही होगी। लेकिन जो मास है इसकी वैल्यू में फर्क आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम हैवियर होता है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम हैवियर होता है, तो इसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितने टाइम शॉर्टर होगी, 1836 टाइम बेटा शॉर्टर होगी। और इसकी वजह क्या है, आप जानते हैं कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी मास ऑफ दैट पार्टिकल। जैसे जैसे बेटा मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में कम होता है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो प्रोटॉन का मास चूंकि ज्यादा होता है, कितने टाइम बेटा, 1836 टाइम ज्यादा होता है, तो जो उसकी वेवलेंथ होगी वो उसके मुकाबले में 1836 टाइम बेटा शॉर्टर होगी। अब अगर इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल, आप जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये हीलियम इन न्यूक्लियाई होते हैं, इनका मास 4 होता है और ये प्रोटॉन के मुकाबले में 4 टाइम हैवियर होती हैं। अगर सपोज प्रोटॉन का मास नंबर 1 है तो इनका मास कितना होता है 4, तो ये प्रोटॉन के मुकाबले में 4 टाइम हैवियर होती हैं। तो जब आप, और प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में वो कितने टाइम हैवियर होता है, 1836 टाइम हैवियर होता है। तो अगर हम 1836 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7344। यानी जो अल्फा पार्टिकल्स है ये प्रोटॉन के मुकाबले में कितने टाइम हैवियर होता है, 4 टाइम, 7344। अब ये जितना हैवियर है उसकी वेवलेंथ भी उतनी शॉर्टर होगी।
तो अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मुकाबले में कितने टाइम शॉर्टर होगी? 7344 टाइम शॉर्टर होगी। अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? जब वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 0.33 नैनोमीटर। और अगर इसी वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन मूव कर रहा हो तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो हमने देखा जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम ज्यादा होता है। अब चूंकि मास की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? शॉर्टर होती जाएगी। तो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ होती है वो उसके मास के मुकाबले में 1836 टाइम बेटा शॉर्टर होती है। मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी। फिर जब हम अल्फा पार्टिकल की तरफ गए तो अल्फा पार्टिकल बेटा प्रोटॉन के मुकाबले में 4 टाइम हैवियर होते हैं। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवियर है तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से कितने टाइम हैवियर होगा? 4 टाइम। और 4 टाइम में कितना हमारे पास आता है? 7344। या अगर मास है तो वेवलेंथ उतने टाइम क्या हो जाएगी बेटा? शॉर्टर हो जाएगी। तो ये तो था बेटा हमारे लिए अल्फा पार्टिकल्स। और अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक स्टोन है जिसका मास 1 ग्राम है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह निकालेंगे? h/mv। हमने क्या करना है बेटा? ये जो मास है 1 ग्राम, आपने 1 ग्राम को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? केजी के अंदर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻³ kg। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। और ये आंसर क्या बता रहा है? 10⁻³ मीटर। ये बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ है और इतनी वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है और इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। तो इससे रिजल्ट क्या मिला कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो वेव होती है उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए आसान होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो वेव होती है वो बहुत ही कम होती है, शॉर्टर होती है और उनको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। और जहां हमारे एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टॉप हो जाए वहां पर हम कौन सा वर्क करते हैं बेटा? थ्योरेटिकल वर्क करते हैं। तो ये तो था हमारे पास डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन। अब हमारा जो अगला इसमें टॉपिक आता है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक करैक्टर को प्रूफ किया गया। डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकली ये तो बता दिया कि जो मूविंग पार्टिकल होते हैं उनके अंदर पार्टिकल का करैक्टर के साथ साथ वेव का करैक्टर भी मौजूद होता है थ्योरेटिकली। पार्टिकल नेचर को तो बहुत पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका था। अगर आपको याद हो, अगर हम कैथोड रेस के रास्ते में एक स्मॉल पैडल व्हील को प्लेस करते हैं तो जब कैथोड रेस पैडल व्हील के साथ टकराती हैं तो पैडल व्हील बेटा रोटेट करना शुरू कर देता है। और इससे रिजल्ट क्या मिलता है कि जो कैथोड रेज होती हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर पार्टिकल नेचर पाई जाती है, उनके अंदर मोमेंटम पाया जाता है। और जिन पार्टिकल में मोमेंटम पाया जाए उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के अंदर वर्क पैदा करती हैं। लेकिन वेव का करैक्टर उस वक्त मालूम नहीं था। तो डी ब्रोगली ने ये तो बता दिया कि लाजमी तौर पर पार्टिकल के साथ साथ वेव का करैक्टर भी मौजूद होगा। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए दो अमेरिकन केमिस्ट, दो अमेरिकन साइंटिस्ट जिनके नाम डेविसन और जर्मर थे, उन्होंने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूफ किया कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, जब वो मूव करते हैं तो उनके अंदर वेव का करैक्टर पाया जाता है। और आप जानते हैं बेटा वेव की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो टकराती हैं तो उनके अंदर बेंडिंग या फिर रिफ्रैक्शन हो जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाती है।
तो इस एक्सपेरिमेंट को गौर से देखना बेटा, ये टंगस्टन फिलामेंट है, मेटल है। जब इस मेटल को हम हीट करते हैं तो अंदर से क्या निकलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम स्लिट में से पास करते हैं, स्मॉल पिन होल होता है, ये एक बीम की शक्ल में से पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर हम चार्ज प्लेट लगा देते हैं और इन आने वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेलरेट करते हैं बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने पर ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे ये तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, ये एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे, और जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रास्ते में पड़े इस हार्ड निकल क्रिस्टल के साथ टकराएंगे, तो टकराने पर बेटा इनमें बेंडिंग हो जाएगी, इनमें रिफ्रैक्शन हो जाएगी एट डिफरेंट एंगल, और इन पार्टिकल का बेंड हो जाना डिफरेंट एंगल पर बेटा, बेंड हो जाना या रिफ्रैक्ट हो जाना इस बात का प्रूफ था कि इनके अंदर वेव का करैक्टर पाया जाता है, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी है कि उसमें बेंडिंग होती है और क्या होते बेटा, रिफ्रैक्शन होती है। जिस तरह लाइट के अंदर हमने देखा था कि लाइट को जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंट एंगल पर डिफ्रैक्शन शो करती है, बेंडिंग शो करती है। तो यहां से सबूत क्या मिला कि बाकी जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मैटर पार्टिकल, जब वो किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ टकराते हैं तो उनके अंदर भी लाइट की तरह, वेव की तरह बेंड करने की एबिलिटी मौजूद होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर यह साबित हो गया कि जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर वेव का करैक्टर पाया जाता है, उनके अंदर रिफ्रैक्शन पाई जाती है, बेंडिंग पाई जाती है, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इन दोनों केमिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था। और साथ साथ बेटा जो डी ब्रोगली था उसको इक्वेशन डिराइव करने पर भी नोबेल प्राइज दिया गया था, और डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था वो इस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड हो गया। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज।